Hello, viewers. Welcome back. In this lecture, we will learn about some diseases which were left out in metabolic diseases. So, ये metabolic diseases पार्ट 4 है. इसमें हम स्टार्ट करते हैं. डायबिटीज़ insipidus. Diabetes insipidus, it is due to the deficiency of ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसके कारण जो सिम्टम होता है वो होता है पॉलीयूरिया. इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की ये करीब करीब 1.005 टू 1.008 होता है. ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ होता है वो है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट. ये डेस्मोप्रेसिन एसीटेट इज़ एन एनालॉग ऑफ एडीएच. ठीक है. ये रूट क्या होता है इसका कि ये 2 ड्रॉप्स इन नेजल म्यूकोसा या कंजक्टाइवा में देते हैं. ठीक है. अगला बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डेफिशिएंसी से हो रहा है. इंसुलिन डेफिशिएंसी से हो रहा है. हो क्या रहा है कि देयर इज इंसुलिन डेफिशिएंसी. इट इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास. ठीक है. ये पता होगा कि अल्फा ग्लूकागोन बनाता है और जो बीटा होता है वो इंसुलिन बनाता है. सिमिलरली एक डेल्टा होता है वो सोमेटोट्रोपिन बनाता है. ये सोमेटोट्रोपिन जो होता है ये डिक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. और भी जो हैं ये सोमेटोट्रोपिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डेल्टा बनाता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय अदर एंडोक्राइन सेल्स ऑफ बॉडी. है ना. ठीक है. इसके बाद इसके टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है. टाइप 1 और टाइप 2. जो टाइप 1 होता है इसको जुवेनाइल टाइप भी बोलते हैं. ठीक है. और जो टाइप 2 होता है ये एडल्ट टाइप भी बोलते हैं. टाइप 1 की खास बात क्या है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. ठीक है. ये अपने कॉमन होता है डॉग एंड कैट्स डॉग्स एंड कैट्स में ये कॉमन होता है. ये मोस्टली ह्यूमंस में देखा जाता है. ठीक है. जो कि जनरली एब्सेंट भी होता है. एनिमल्स में जनरली एब्सेंट होता है. ठीक है. अगर इस डॉग्स एंड कैट्स की भी बात करें तो इसमें भी फर्दर मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल्स में कम होता है. कैट में मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है. वाइल जो डॉग्स होते हैं इसमें फीमेल में ज़्यादा होता है और मेल्स में रिस्पेक्टिवली कम होता है. रिलेटिवली कम होता है. ठीक है. और डॉग और कैट की भी बात करें तो इन दोनों में डॉग्स में ज़्यादा होता है. ये 3 अलग अलग एपिडेमियोलॉजी की बात मैंने बता दी कि डॉग एंड कैट में डॉग में ज़्यादा होता है और डॉग में फीमेल में ज़्यादा होता है और कैट में मेल में ज़्यादा होता है. ठीक. और इसकी बात हमने कर ली कि ये जनरली एब्सेंट होता है.
टाइप 1 की बात करें तो जो एज फैक्टर है, चूंकि ये जुवेनाइल है तो एज 5 से 10 साल तक हो सकता है कभी भी। और स्मॉल ब्रीड्स, उसमें भी अगर याद रहे तो पूडल, जो पूडल होता है छोटा सा ब्रीड है, इसमें ये मोर मतलब ये पूडल जो है ये मोर ससेप्टिबल है फॉर टाइप 1, है ना। ठीक है। ओके। बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल साइन की। तो क्लिनिकल साइन पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोसूरिया, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी। ये रेटिनोपैथी इंपॉर्टेंट है, ये कैटरैक्ट करता है। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, सर्जरी में भी पढ़ेंगे, है ना, कि ये डायबिटीज मेलाइटिस कैटरैक्ट कर सकता है। और नेफ्रोपैथी के बाद न्यूरोपैथी और डिले इन वुंड हीलिंग, ये सब करता है। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड की बात कर रहे हैं पहले, तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 100 से 180 mg/dl। और डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं तो 180 mg/dl, अगर इससे ऊपर निकल जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटस है। टेस्ट की बात कर लेते हैं कुछ। एक टेस्ट है, बस नाम देख लेते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ठीक है। जो कि अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो ये ग्रेटर देन 6.5% होता है। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस नाम याद कर लीजिए, देख लीजिए बस, है ना। इसके अलावा है फ्रक्टोसामिन टेस्ट और ग्लूकोज पेरोक्सीडेज टेस्ट। ये जो ग्लूकोज पेरोक्सीडेज टेस्ट है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही उसमें पाया जाता है ग्लूकोमीटर में। जो ग्लूकोमीटर आती है ना, वो इसी बेसिस पे काम करता है। और इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लूकोज पेरोक्सीडेज, मतलब ग्लूकोज पेरोक्सीडेज एंजाइम इज प्रेजेंट। ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज के लिए जो ग्लूकोमीटर आता है वो ग्लूकोज पेरोक्सीडेज टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। और अगर जो ग्लूकोज की बात कर ही रहे हैं तो ये पता होगा ऑलरेडी कि जो सोडियम फ्लोराइड वाला जो वायल होता है उसमें इसको रखते हैं। तो मतलब सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव बोल दीजिए या एंटी कोगुलेंट बोल दिए, जो भी है ना। जो वायल आता है जिसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं वो सोडियम फ्लोराइड वाला होना चाहिए अगर ग्लूकोज की टेस्टिंग करनी है तो, ईडीटी वाला नहीं। ठीक है। यही डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, अगर फास्टिंग है तो फास्टिंग अगर 150 से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज मेलाइटस है। फर्दर अगर बात करें तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और बेनेडिक्ट टेस्ट। ये बेनेडिक्ट टेस्ट ग्लाइकोसूरिया में यूज़ किया जाता है। मतलब ये यूरिन की बात हो रही है ना। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है या बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दोनों यूरिन से भी डायबिटीज़ मेलाइटस चेक किया जाता है, इन दोनों के थ्रू। वो ब्लड वाले टेस्ट थे, ये जो टेस्ट थे ये ब्लड में होते हैं, है ना, वो यूरिन में थे। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं।
ट्रीटमेंट है इंसुलिन, ठीक है, @ 0.5 से 1 IU पर केजी, और ये सबकट रूट से चलेगा, ठीक है। जो मार्केट में आता है वो इस नाम से आता है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। तो इसमें याद क्या रखना है, जो डोजिंग दे रहे हैं अपन 0.5 से 1 तो लिख दिया है, कि इसमें याद रखना है कि डोज जो है वो मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम लोअर डोज एंड देन इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ठीक है। प्रोटामिन होता क्या है, तो प्रोटामिन इज अ फिश प्रोटीन, जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमन रेगुलर जो इंसुलिन होता है उसमें, है ना। तो लिख लीजिए इसको कि इज फिश प्रोटीन एडेड टू द रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन टू डिले इट्स एब्जॉर्प्शन। ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों यूज़ किया गया है और ये कहाँ से आता है, ठीक है। इसके अलावा जो डाइट हमें देना है, बताना है लोगों को कि अपने डॉग्स को ये डाइट देना है, तो उस डाइट में क्या होना चाहिए, डाइट मस्ट बी रिच इन फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट, मतलब लो कार्ब्स होना चाहिए। और इसके अलावा डाइट देना कैसे है, तो डाइट शुड बी फेड इन इंटरवल्स, इन लिटिल अमाउंट। एक बार में पूरा खाना देने के बजाय थोड़ा थोड़ा देर पे, थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ा थोड़ा देर पे इंटरवल्स में दें, तो वो बेटर होगा। इसको लिख लेते हैं कि जो इंसुलिन है अवेलेबल इन मार्केट। ब्रांड नेम की बात कर रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या है अपने पास, तो एक वेट इंसुलिन आता है, ठीक है, एक सेकेंड। वेट इंसुलिन है, कैन इंसुलिन है, और एक मैंने अभी बता दिया कि प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। यही ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैनाइन डायबिटीज़ मेलाइटस में, जनरली यूज़ किया जाता है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म ये कॉमन है डॉग्स में, और वो डॉग्स जो 4 से 10 साल के होंगे उनमें, या आप बोल सकते हैं कि मिडिल एज डॉग्स में कॉमन है, ठीक है। अगर डॉग और कैट की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैट्स में है। ब्रीड की बात करें तो लार्जर ब्रीड्स जो होंगे वो मोर ससेप्टिबल होंगे, ठीक है। 2 टाइप के होता है ये भी, एक जुवेनाइल, एक एडल्ट। जो जुवेनाइल में अगर हो जाए हाइपोथायरॉयडिज्म, तो मतलब ये 2 टाइप्स का होता है। तो पहले पढ़ा होगा एनसीईआरटी वगैरह में कि अगर जुवेनाइल में हो जाता है तो क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म भी कॉज करता है, ठीक है। एडल्ट में हो जाए
तो ओबेसिटी और मेंटल रिटार्डनेस भी कॉज करता है। ठीक है, और चूंकि ओबेसिटी हो जाती है तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस भी हो जाता है इसमें। ठीक है, अगर और एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो जो फीमेल्स होती है ना, अपन स्प्रे कर देते हैं किसी भी बीच को, तो फीमेल्स अंडरगॉन फिर से रेक्टोमी आर मोर प्रोन। जब ओवीएच कर देंगे ना, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी, उनमें और ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। होगा क्या इसमें, बीएमआर घट जाएगा। अब जब बीएमआर घट जाएगा तो कोल्ड के लिए वो क्या हो जाएगा, इंटॉलरेंट हो जाएगा, मतलब इंटॉलरेंट टू कोल्ड, जिसके कारण वो हीट सीक करना शुरू कर देगा। अब हीट सीकिंग, देखिए सर्दी में ठीक है, बढ़िया, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है। अब ऐसे में कोई डॉग है, और वो डॉग में भी मैंने पहले बताया कि लार्जर ब्रीड की बात करें, और उसमें भी अगर जो साइबेरियन हस्की है बड़ा है, ऊपर से उसको इतनी धूप की आदत नहीं है, और इतना गर्मी में पता चले उसको धूप में रहना अच्छा लग रहा है, तो चीज़ें समझ में आ जाती है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये हीट सीकर बन चुका है। इस टाइप को बोलते हैं फ्रैंक हाइपरथर्मिया, फ्रैंक हाइपोथर्मिया। ये हाइपोथर्मिया जो है, जिसमें वो चला जाएगा बाहर, हीट सीक करने लगेगा और दिन भर वहीं रहने की कोशिश करेगा, तो फ्रैंक हाइपोथर्मिया ये कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि फ्रैंक हाइपोथर्मिया किस डिजीज कंडीशन में देखा जाता है, तो इट इज़ ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है वो है सिमेट्रिकल बाइलेटरल नॉन प्रूराइटिक एलोपेसिया। नाम से समझ में आ रहा होगा कि शरीर के दोनों तरफ है, और सिमेट्रिकल में और एलोपेशिया होने लगेगा, इचिंग भी नहीं होगी, है ना। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मिक्सोडीमा, पैकिडर्मा, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये मिक्सोडीमा हो जाता है, फैट स्किन के नीचे जमा होने लगेगा, तो जो फेस होगा वो मून फेस हो जाता है इसमें, है ना, गोल जैसा होने लगता है। इट इज़ ड्यू टू द hyaluronic acid deposition in face region। ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा ये, तो आगे कंडीशन और बढ़ती चले जाएगी, तो फाइनली टोसिस हो जाएगा। टोसिस क्या होता है, अभी याद कर लीजिए कि इट इज़ ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। ये सर्जरी में आएगा वापस से, है ना, तो ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड हो जाएगा। अब अपर आईलिड हमेशा गिरा हुआ रहेगा, जिसके कारण से सैड लुक अपीयरेंस हो जाता है, या सैड लुकिंग अपीयरेंस। ठीक है, इसके कारण और क्या हो सकता है, तो जो फीमेल्स है तो इनमें क्या होगा, स्ट्रेस इरेगुलर हो जाएगा, और एबॉर्शन या स्टिल बर्थ भी हो जाता है। और अगर मेल है तो इसमें डिक्रीज्ड लिबिडो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और छोटा सा एक है, वो है गाउट।
ठीक है। तो गाउट इज अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। It is characterized by severe pain, redness, tenderness in joints, विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसमें बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण भी गाउट होता है। अनदर इज एडिसन्स। एडिसन्स डिजीज also called as hypocortisolism. It is uh, due to, yeah, it occurs when adrenal gland do not produce enough amount of हार्मोन। और इसके हार्मोन होते क्या है एड्रिनल के, तो वो होता है कॉर्टिसोल और होता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जिसके कारण लो बीपी रहेगा हमेशा। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अनदर इज कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम इज नथिंग बट हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। तो सेम चीज है, उस समय कम बन रहा था, अब इस यहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जनरली होता है ड्यू टू ओवरडोज बाय स्टीरॉइड्स। ठीक है। इसके अलावा इसका रीजन हो सकता है पिट्यूटरी का ट्यूमर। तो अगर पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाए तो कशिंग सिंड्रोम हो जाता है, ये याद रखना। यहाँ पे सारा मेटाबॉलिक डिजीजेज हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो मेडिसिन है इसमें अब हम लोग शुरू करेंगे अलग अलग सिस्टम्स, और रेस्पिरेटरी की बात करेंगे या कार्डियोवैस्कुलर की बात करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा बस उसको। और एक छोटा सा लेक्चर में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा ही लेक्चर था, इसको जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर ज्यूरिस्प्रूडेंस का छोटा सा है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।